प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस प्रकरण पर हम बात करते हैं, जैसे अभी समाज पर हमने चर्चा किया, तो सभी को लगभग समझ में आया होगा। समाज की भूमिका पर हमने अभी तक चर्चा की। भूमिका कहें तो एक तरह से जैसे घर बनाना हो तो नींव तैयार करना होता है ना, तो नींव बन गई है, अब दीवार खड़ी करना है ना। तो उसी पर हम आगे बात करेंगे अव्ययी भाव समाज के। समाज की भूमिका में हमने पढ़ा कि जो है समाज 6 प्रकार के होते हैं। यूपी टेट में हमने कितना पढ़ा? समाज 6। वरदराज ने कितने बताए समाज के भेद? भट्टोज दीक्षित ने 4 बताए और वरदराज ने 5 प्रकार बताए। 5 प्रकार में उन्होंने ये केवल समाज को जोड़ा। केवल समाज को ससुपा या सुपसुपा समाज भी कहते हैं। इस तरह से वरदराज ने कितने बताए? 5 और भट्टोजी दीक्षित ने 4 बताया। लेकिन हमें यूपी टेट में यदि हमसे सवाल करेगा पेपर में, तो हम क्या बताएंगे कि समाज के कितने प्रकार हैं? तो समाज के 6 प्रकार हैं। अब समास पद में यदि पूछेगा कि उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग बताइएगा। यदि पूछता है कि समास पद में धातु कौन सी है, तो अस धातु बताइएगा, जो कि बैठने के अर्थ में होती है। और यदि पूछता है प्रत्यय कौन सा है, तो क्या बताएंगे? घय प्रत्यय। और घय प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग प्रत्यांत होते हैं, पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक ना। तो जिस शब्द के आगे घय प्रत्यय जुड़ जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये भाव अर्थ में होता है, कहीं कहीं भावे भावे घय होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने समास के विषय में पढ़ा। अनेक पदा नाम एक पदी बहुनम समासा। इस तरह से हमने जाना कि तमाम सारे पदों को जोड़कर एक पद कर देना क्या होता है? समास होता है। फिर हमने अव्ययी भाव के विषय में बात करना था, शुरू भी किए थे थोड़ा सा। आज इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। अव्ययी भाव समास। समास में जहां भाव अव्यय का निकलने लगे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास में और कहीं पे भावार्थक कोई शब्द नहीं जुड़ा है, लेकिन अव्ययी भाव समास में भाव शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें अव्यय पद जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक ना। कोई भी पद में जब अव्यय जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास बन जाता है, वो अव्यय हो जाता है। और अव्ययी भाव समास का एक तरीका और जानने का है, वो हमेशा जो है नपुंसक लिंग जैसा उसका अर्थ निकलता है। अर्थ क्या? उसका रूप जो देखने को मिलेगा, लगता है कि नपुंसक लिंग में चल रहा है। जैसे नदी का है, यदि उसमें उप शब्द जोड़ देते हैं तो उपनदम हो जाता है। उपनद उपनदम है ना, तो उपनदम ऐसा लगता है ये नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग में जैसा दिखाई देता है। और अव्यय अर्थ हो, अव्यय जुड़ने से उसका कोई रूप नहीं चलता है। इस तरह से हमने जाना। इसका सूत्र हमने क्या लिखा था? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, है ना। ये था इसका सूत्र। इसमें भी सवाल हमने बताया था कि पूछेगा कि पूर्व पदार्थ प्रधाना डॉट डॉट कर देगा तो आपसे अव्ययी भाव भरवाएगा, ठीक ना। या तो फिर मान लीजिए इतना कहते प्रधाना अव्ययी भाव, तो पूर्व पदार्थ कौन सा प्रधान पद अव्ययी भाव होता है? तो पूर्व पद, है ना। तो कुछ भी किसी तरह से लिखवाए तो आप उसी तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। हमने बताया कि 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास को जानना है। ठीक ना। 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास, इसको पढ़ना था। इसमें सूत्र हमने लिखाया था अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यक्ति अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव और योग पश्चात अंतपूर योग पद अंतवचनी। हाँ, इस तरह से 16 अर्थों में क्या था? अव्ययी भाव समास है ना। तो इसको हमें जानना है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखना है? विभक्ति अर्थ में हमें जानना है। 16 अर्थों में जो है उसमें पहला क्या है? विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास, या इसको विभक्ति अर्थ ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास, ठीक। विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास, जहां पर भी अव्यय, कहने का मतलब यह है अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय ही जुड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहां पे भी लगे कि स्पीड हो रहा है तो आप बताइएगा, हम स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा हमें खा ना लेगा, ठीक है ना। बहुत परेशान ना होगी, कैमरा हुआ ना है, हम ही से कैमरा है, डालेंगे ना डालेंगे, बढ़िया आराम से। कहने का मतलब यह है कि अव्यय जहां जोड़ देंगे वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। तो अव्यय पद का जुड़ना, जहां पर कहीं पे भी अव्यय जुड़ेगा तो वो विभक्ति का अर्थ देने लगे, तो वो विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। जैसे
हरि शब्द है, ये क्या है? पद। पद है। अब पद में क्या करेंगे? एक अव्यय जोड़ देंगे, क्या? आदि। आदि हरि बराबर क्या हो जाएगा? आदि हरि। ये एक समासिक पद है। समासिक पद क्या है? अधिहरि, ठीक ना? यदि आपसे पूछता है कि अधिहरि में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आपको क्या बताना है? विभक्ति है। इसको यदि सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? हरौ इति। हरौ इति। समझ में आया? अभी इसको लिख लीजिए विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास, और फिर इसमें जैसे करके अधिहरि लिख लीजिए। यदि अधिहरि में आपसे पूछता है कि किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो विभक्ति अर्थ में बताइएगा, ठीक है? लिख लीजिए अधिहरि और सामासिक विग्रह करिएगा हरौ इति। इसी तरह से दूसरा है, देख लीजिए अध्यात्मम। अध्यात्मम। अध्यात्मम पद में यदि आपसे पूछेगा संधि कौन सी है, तो बता पाएंगे? अध्यात्मम में, अध्यात्मम पद में यदि संधि पूछ लिया आपसे, तो क्या बताएंगे? यण संधि हो जाएगी ना, क्योंकि यदि इसको विभाजित करेंगे तो जानते हैं कौन कौन सा पद निकलेगा? आदि प्लस आत्मम। ई को या हो जाता है यण संधि में, ई को या पढ़े ना, तो यहां पर क्या संधि है? यण संधि है अध्यात्म में। लेकिन हमें यहाँ संधि ना जान करके समास जानना है। यदि समास में यदि आपसे पूछ लिया कि अध्यात्म पद में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास है। आप पूछेगा दूसरी तरह से सवाल कि अध्यात्म पद में किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। इसका समास विग्रह क्या होगा? आत्मन इति। क्या हो जाएगा? आत्मन इति। अच्छा, एक चीज जाने और देखे होंगे, हरो कहाँ का रूप है? हरि का रूप किसी को याद है? हरो कहाँ का रूप है? हरि हरि हरिया हरि 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 हरिणा हरिभ्या हरिभि। हरो कहाँ मिलेगा? सप्तमी में मिलेगा, सप्तमी एक वचन में। उसी तरह से आत्मनि जो मिलेगा वो भी कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का है। तो ये सप्तमी एक वचन में जो अर्थ निकाल रहा है, इस वजह से विभक्ति को बता रहा है कि ये विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक ना? सप्तमी लग रही है यहाँ पे, ठीक ना? आत्मन इति। अध्यात्म पूछेगा या अधिहरि पूछेगा तो आप जानेंगे आदि पद जुड़ा हुआ है। आदि यहाँ पर भी जुड़ा है, आदि यहाँ पर भी जुड़ा है। तो आदि अर्थ जहाँ पर जुड़ा है, आदि अर्थ किस अर्थ में आया है? विभक्ति अर्थ में आया है, ठीक ना? आदि अर्थ किस अर्थ में लगा हुआ है? विभक्ति अर्थ में लगा, ठीक है? कोई दिक्कत? एक उदाहरण और लिख लीजिए, अधिगोपम। अधिगोपम। अधिगोपम पद में भी इसी तरह से विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। यदि अधिगोपम में पूछे कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि अधि जो लगा हुआ है ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है, 22 उपसर्ग जानते हैं, और उपसर्गों को ही क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं, ठीक ना? उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग है। उन्हीं में से एक आदि भी आता है। प्रापराप सम अनुभव निष्निर्दुष पूर्वीयांग आदि, ये वही आदि है, ठीक ना? आदि उसमें 22 उपसर्गों में है। तो ये आदि क्या है? उपसर्ग है, और कहीं पे लग जाता है अव्यय का काम करता है, ठीक ना? तो अधिगोपम, अध्यात्म, अधिहरि। तो आदि जानते हैं, उपसर्ग और अव्यय एक ही चीज है, ये जाने रहिएगा कि जहाँ उपसर्ग लगे या अव्यय, बात एक ही है। तो वो क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। और जब अव्यय जुड़ जाता है तो अव्ययी भाव समास का काम करता है, मतलब उसका कोई रूप नहीं चलता है। सीधी सीधी सी बात है। तो ये आदि क्या है? अव्यय है, और अव्यय लग जाने से ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो जहाँ जहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन आदि जहाँ जुड़े तो इतना जाने रहिए विभक्ति अर्थ में जुड़ा हुआ है। किस अर्थ में जुड़ा है? विभक्ति। आदि जहाँ जुड़े विशेष तौर से ये जाने रहिएगा। तो अधिगोपम का क्या हो जाएगा समासिक विग्रह? गोपी इति, ठीक ना? यहाँ पर गोपी में भी क्या है? सप्तमी है। हो गया? आगे चले।
विभक्ति के बाद क्या होता है? समीप अर्थ। समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास। जहां पर भी कोई अव्यय लगेगा समीप का अर्थ दिखाई दे, ठीक ना, कोई अव्यय ऐसा जुड़ेगा जो समीप का अर्थ पैदा करेगा, उसमें समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे उपगंगम, उपगंगम क्या हो जाएगा इसका सामासिक विग्रह? गंगा या समीपम। गंगा या समीपम मतलब उपगंगम, गंगा के समीप, है ना, यही अर्थ निकलेगा। उप मीन समीप के अर्थ में यहाँ पर आया है अव्यय, तो इस तरह से उपगंगम क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। और किस अर्थ में हुआ है? तो अव्ययी भाव उसमें समीप अर्थ में हुआ है, ठीक है। इसी तरह से उपनगरम, उपनगरम का क्या हो जाएगा? नगरस्य समीपम हो जाएगा। नगर के समीप, षष्ठी लगी हुई है, काकी के रारी रे। इसी तरह से गंगा या, ये भी षष्ठी है, गंगा के समीप, है ना, तो काकी के रारी रे वाला अर्थ निकल रहा है और समीप अर्थ भी दे रहा है। इस तरह से जो अव्यय पद लगा है उप जो लगा है ये किस अर्थ में लगा है? समीप अर्थ में लगा है। उप जो अव्यय लगा है वो किस अर्थ में लगा है? समीप अर्थ में लगा है। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पे लग जाएगा तो वहाँ पे समीप का अर्थ देगा, समीपता का अर्थ देगा। इस तरह से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि उपगंगम में कौन सा समास है या पूछेगा कि उपनगरम में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। यदि थोड़ा सा एग्जामिनर अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेगा तो पूछ लेगा अंदर घुस के कि किस अर्थ में हुआ है, तब आपको बताना पड़ेगा कि समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी तरह से थोड़ा सा पूछता है और जब आप उपनगरम उपगंगम देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि समीप का अर्थ दे रहा है ना, इतना तो समझ ही लेंगे कि समीप का अर्थ दे रहा है, बहुत कठिन नहीं है। इसी तरह से और देख लीजिए, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, ठीक ना, कृष्ण के समीप लिखे हैं। कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप, या राम से समीपम, मोहन से समीपम, कुछ भी आ जाए तो उप लगाकर, उप कृष्णम, उप रामम, उप मोहनम, कुछ भी लगेगा, उप जहां लग जाएगा तो आप जानिएगा कि समीप अर्थ दे रहा है, ठीक है। अब तीसरा लिखिए समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास। समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास। समृद्धि का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप इसमें 16 अर्थों में एक जगह संपत्ति भी है, संपत्ति है ना, कल लिखे हैं, और एक जगह समृद्धि है, तो क्या दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा? नहीं, अलग अलग अर्थ है। इसलिए कि समृद्धि वो होती है जैसे कोई बढ़ रहा हो, अच्छा खासा फल फूल रहा हो, हाँ, समृद्धि विकास तरह से कह सकते हैं, ठीक ना। और संपत्ति का मतलब धन धान्य से मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ क्या है? तो बढ़ने से मतलब है, विकास से मतलब है, ठीक ना। समृद्धि अर्थ में अव्ययी भाव समास। तो लिखिए इसका जैसे सुमद्रम, सुमद्रम, मद्रा नाम समृद्धि, मद्रा नाम समृद्धि, सुमद्रम, मद्रा नाम समृद्धि। ये समृद्धि का अर्थ इस तरह से मध्य देश की समृद्धि, समृद्धि वो समृद्धि हो जाएगा, है ना। मध्य देश है, मद्रा नाम समृद्धि या मध्य देश वासियों की,
देशवासी हो या देश हो, देश समृद्धि में रहेगा तो देशवासी भी समृद्धि में रहेंगे, है कि ना। तो मद्रा नाम समृद्धि, यहाँ पर जो सु लगा है ये किसका अर्थ दे रहा है? समृद्धि का अर्थ दे रहा है। सु किसका अर्थ दे रहा है? समृद्धि का अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर पूछेगा सुमद्रम में कौन सा समास है, सबसे पहला यही सवाल पूछेगा, सुमद्रम में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययीभाव समास है। सुमद्रम किस अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है? तो समृद्धि अर्थ में, ठीक ना। एक और लिख लीजिए, सुभिक्षम। क्या लिखा है? सुभिक्षम, भिक्षा नाम समृद्धि। भिक्षा नाम समृद्धि। जैसे कोई भिक्षा लेने गया हो, उस दिन अच्छी खासी भिक्षा मिल गई हो, तो उसमें क्या हो जाएगी? समृद्धि हो जाएगी, है ना। सीधा बोलते हैं। अगला लिखिए व्यर्थ। व्यर्थ अर्थ में अव्ययीभाव समास। व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। वृद्धि, यदि वो वृद्धि है तो फिर ये क्या है? इसका अर्थ होता है नाश के अर्थ में या तो दुर्गति के अर्थ में। नाश अर्थ में या तो दुर्गति के अर्थ में व्यर्थ होता है, ठीक है ना। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? नाश या दुर्गति। जैसे दुर्यौवनम, दुर्यौवनम, ये पूछता है दुर्यौवनम में कौन सा समास है? दुर्यौवनम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। किस अर्थ में? व्यर्थ अर्थ। या व्यर्थ ना देगा तो नाश अर्थ में या दुर्गति अर्थ में कुछ ऐसा दे देगा, वो भी जाने रहिएगा, क्योंकि उसका अर्थ भी है और उसका पर्याय ये भी है, दोनों एक दूसरे के पर्याय ही है। यौना नाम व्यर्थ, समासी विग्रह क्या हो जाएगा? यौना नाम व्यर्थ, दुर्यौवन। इसी तरह से अगला है भिक्षा नाम व्यर्थी, दुर्भिक्षम। भिक्षा नाम व्यर्थी, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला वाला है जो अर्थाभाव वाला है। अर्थ का जहां पर अभाव अर्थ में अव्ययीभाव हो, अभाव अर्थ में। लिख गया ये? पांचवा इसमें है अर्थाभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास। अर्थाभाव, जहां अर्थ का अभाव, मतलब ऐसा जहां पर अभाव अर्थ दिखाई दे। अभाव अर्थ मतलब ना, कमी। हाँ। इसको ऐसा लिख भी लीजिएगा, नहीं तो समझ में शायद ना आए। अभाव अर्थ में
अभाव, जैसे इसमें देखिए निर्मक्षिकम, ये बहुत पूछता भी है। निर्मक्षिकम में कौन सा समास है? अबेभाव। कुछ लोग ऐसा जैसे निर को लगा देते हैं कि मतलब अभाव अर्थ तो होगा ही, चार विकल्प दे देगा तो निर का मतलब वो लगा देते हैं कि बहुत सारी हो गई, मतलब निरा मक्षिका मक्षिका है ना, ऐसा अर्थ लोग निकालते हैं। तो चार ऑप्शन में दे देगा निर्मक्षिकम में किस अर्थ में अव्ययीभाव समास हुआ है, तो आपको बताना क्या रहेगा? अभाव अर्थ में, ठीक ना। अभाव अर्थ में निर्मक्षिकम है, मक्षिका नाम अभाव, मक्षिका नाम अभाव। मक्खियों का अभाव, इस पे लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। मक्खियों का अभाव। अगला लिख लीजिए निष्प्राणम, निष्प्राणम क्या हो जाएगा इसका समासिक विग्रह? प्राणायाम अभाव। अव्ययीभाव थोड़ा सा झंझटी, इसलिए थोड़ा सा लंबा यही खींच जाता है, बाकी और सारे समासों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाने रहिएगा कि थोड़ा थोड़ा सा अव्यय जहाँ जुड़ेगा तो अव्ययीभाव होता है, लेकिन हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे अभाव अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, है ना, नाश अर्थ में, इस तरह से आप पढ़े रहेंगे तो नाश अर्थ में कौन सा अर्थ दे, कौन सा उदाहरण है, इस तरह से जाने रहेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन 2-4 बार देखेंगे तब सरल होगा, इस तरह से कठिन समझेंगे तो कठिन लगेगा। एक और देख लीजिए निर्मस्कम, हाँ प्राणों का अभाव या प्राण का अभाव, निर्मस्कम। कैमरा यहाँ काम कर रहा है कि लिख ही दिए? कर रहा है। निर्मस्कम, चलिए आप उस पर ध्यान दीजिए, वो हम डालेंगे, डालेंगे ना डालेंगे ना डालेंगे। मस्का नाम अभाव, मच्छरों का अभाव। छठा देखें, अत्यय अर्थ में अव्ययीभाव समास। अत्यय, अत्यय अर्थ में अव्ययीभाव समास। अत्यय का अर्थ होता है नाश, अत्यय अर्थ में अव्ययीभाव समास, ठीक है। जैसे अति हिमम, अति हिमम क्या हो जाएगा? हिमस से अत्यय, इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? अत्यय, मतलब हिम का नाश। हिम का मतलब जाड़े का नाश, बर्फ का विनाश, जाड़े का नाश कह सकते हैं, बर्फ का विनाश कह सकते हैं। अत्यय मीन्स नाश होता है, ये जाने लीजिएगा, ठीक है। जैसे अतिरोगम, अतिरोगम रोगस्य अत्यय, रोगस्य अत्यय, रोग का नाश।
अब इसमें देख लीजिए, ऐसा सवाल पूछता है अति हिमम, जैसे पूछ लेगा कि कौन सा समास है, तो अति तो अव्यय है, जुड़ा पहले है ना, तो इससे तो आप अव्ययी समास मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अर्थ में पूछेगा कि अति हिमम में कौन से अर्थ में अव्ययी समास हुआ है, तो अति का अर्थ जो है यहाँ पर नाश अर्थ में, ऐसा न लगा दीजिए कि अति हिमम का मतलब अत्यधिक बर्फ हो गया है ना, या अत्यधिक जाड़ा पड़ने लगा, तो ऐसा कुछ अर्थ ना निकालिएगा। अति हिमम का मतलब हिम का नाश, ठीक ना, तो नाश अर्थ में है, अतिरोगम रोग का नाश। ये थोड़ा सा याद रखने, 2-4 बार पढ़ेंगे यदि इसी को केवल 16 ये अर्थों में, तो आपको समझ में आने लगेगा, फिर गड़बड़ ना होगी। अब अगला देख लीजिए असंप्रति अर्थ में। असंप्रति, असंप्रति अर्थ में अव्ययी भाव समास। असंप्रति अर्थ में अव्ययी भाव समास। असंप्रति का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा? अनौचित्य का मतलब क्या हो गया? जो उचित ना हो, ठीक ना, जो उचित ना हो वो क्या कहलाएगा? अनौचित्य कहलाएगा। इस तरह से लिख लीजिएगा तो असंप्रति का अर्थ समझ में आएगा। और असंप्रति का अनौचित्य अर्थ में पूछ लेगा कि अनौचित्य अर्थ में भी पूछ सकता है, असंप्रति अर्थ में भी पूछ सकता है, ठीक ना, दोनों शब्दों को याद रखिएगा। लेकिन अनौचित और असंप्रति दोनों का अर्थ जाने रहिए कि जो उचित ना हो वो अर्थ निकलता है इसका, ठीक ना। जैसे अतिनिद्रम, अब देख लीजिए यहाँ पे अति आया है, अभी अति आ रहा था किसमें? नाश अर्थ में आ रहा था। अब यहाँ क्या आ रहा है? असंप्रति अर्थ में अति का प्रयोग हो रहा है, मतलब उचित अर्थ में अनौचित अर्थ में हो रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति उचित नहीं। हाँ, संप्रति मतलब इस समय, जैसे आप समाचार सुनते हैं, संस्कृत में समाचार संप्रति वार्ता श्रूयन्ता, मतलब इस समय आप समाचार सुन रहे हैं, है ना। तो संप्रति का मतलब इस समय, तो इस समय नींद उचित नहीं है। जैसे दोपहर में सोए या शाम को सो जाए तो उस समय निद्रा जो है उचित ना हो, उसके लिए संप्रति, निद्रा संप्रति ना युज्यते, ठीक ना, इस समय नींद उचित नहीं है। इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अति स्वप्नम, अति स्वप्नम क्या हो जाएगा? स्वप्ना संप्रति न युज्यते, कहने का मतलब इस समय स्वप्न जो है उचित नहीं है। मान लीजिए एग्जाम का टाइम चल रहा है और आप स्वप्न में कोई आराम से नींद ले रहे हो, तो वो क्या होगा? उचित समय नहीं रहेगा, है ना। इस तरह से जाने अति स्वप्न। तो इस अति स्वप्न पूछ लिया या अति निद्रम, तो किस अर्थ में? असंप्रति अर्थ में पूछ लेगा या तो अनौचित्य अर्थ दे देगा, ठीक ना। ऑप्शन में अनौचित्य भी दे सकता है, संप्रति भी दे सकता है, या फिर दोनों दे देगा। तो दोनों जहाँ ऑप्शन में एक जगह दे देगा, ए बी दोनों या बी सी दोनों, जैसा भी रहेगा तो आप उस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे अति कंबलम, अति कंबलम क्या हो जाएगा? कंबलम संप्रति न युज्यते, इस समय हाँ इस समय मतलब ठीक है, इस समय उचित है मान लीजिए कंबल ओढ़ना, लेकिन गर्मी के में मान लीजिए पढ़ाते होते तो अच्छा, कंबलम संप्रति न युज्यते, तो इस समय कंबल जो है उचित नहीं है, कंबल उचित नहीं है, ठीक ना। इसका यही अर्थ निकलेगा। अब अगला देखिए शब्द प्रादुर्भाव, 8वां है ना।
शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश या प्रकट होना। हाँ ठीक ना, शब्द प्रादुर्भाव प्रकाशित होना या प्रकट होना, इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। जैसे इति हरि, जैसे इति हरि क्या हो जाएगा? हरि शब्द से प्रकाशा, हरि शब्द का प्रकट होना। हरि शब्द से प्रकाशा, ठीक ना। हरि शब्द का प्रकट होना या तो हरि शब्द का प्रकाशित होना। जब मुखरित होंगे, मुंह से आवाज निकलेगी तो प्रकाशित हो जाना होगा ना, फैलना। मुंह से जब खुलेगा तो फिर फैल जाएगा पूरे में, पूरे ब्रह्मांड में। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम जब मुंह से निकलता है, फिर ओम की गुंजायमान जो होती है क्या होती है, पूरे में प्रकाशित हो जाती है। उसी तरह से हरि शब्द का प्रकाश या हरि शब्द का प्रकट होना, इसलिए मतलब। इसी तरह से इति विष्णु, इति विष्णु क्या हो जाएगा? विष्णु शब्द से प्रकाशक, विष्णु शब्द से प्रकाशक। विष्णु शब्द से प्रकाश है, विष्णु शब्द का प्रकाश। अब इसमें इसी तरह से सवाल पूछे चाहे कि तिहरी दे देगा, कि तिहरी की विष्णु दोनों पूछ सकता है, कि तिहरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। कि तिहरी में पूछेगा कौन सा समास है, आप बताइए। अभिभाव समास है, किस अर्थ में हुआ है? तो शब्द प्रादुर्भाव है ना, हाँ, या प्रकाश अर्थ में। इस तरह से कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप जाने रहिएगा कि प्रकाश अर्थ में है या प्रकट अर्थ में है या फिर शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है। 4 विकल्प दे देगा, तो जो भी पर्याय सब कुछ रख देगा तब भी आप सभी मार दीजिएगा, नहीं तो एक तो जानते हैं शब्द प्रादुर्भाव, ठीक ना। अगला देखिए पश्चात अर्थ। पश्चात अर्थ में अव्ययीभाव समास। 9 है, मतलब अभी 7 बचे, पूरा ना हो पाएगा क्या? लिखिए अनुविष्णु। पश्चात का अर्थ लिख लीजिएगा पीछे, हाँ, पीछे या बाद में। अनुविष्णु, अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। अब इसमें से ये पीछे या बाद अर्थ वाला निकाल लीजिए, कुछ भी लगा देंगे सेट हो जाएगा। विष्णु के पीछे या विष्णु के बाद में, दोनों अर्थ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अनुविष्णु जहाँ आएगा तो पश्चात अर्थ कह दीजिएगा, ठीक ना। अनु उपसर्ग जो किस अर्थ में आए यहाँ पे? पश्चात अर्थ। हाँ, विष्णु हरि कुछ भी शब्द जोड़ दे, अनु जब जोड़ दे तो उसके पीछे या बाद का अर्थ निकलेगा। जैसे अनुरामम, अनुरामम, रामस्य पश्चात, मतलब राम के बाद या राम के पीछे। अनुरथम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुरथम क्या हो जाएगा? रथ के पीछे, रथस्य पश्चात, पश्चात, रथ के पीछे, मतलब जो सेनानी होते हैं ना, सैनिक रथ के पीछे रहते हैं, आगे राजा रहता है लड़ने के लिए। अब लिखिए सबसे इम्पोर्टेंट यथा, अभी नहीं लिखिए क्या? यथा अर्थ में
भाव समास, यथा अर्थ में अव्ययी भाव समास। अब इसमें और लिखना है। देखिए, यथा के 4 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है। हाँ, 10 नंबर पे है। यथा के 4 अर्थों में अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। पहला योग्यता, योग्यता अर्थ में। दूसरा वीपसा अर्थ में। तीसरा पदार्थानुक्रम में। क्या हुआ? ये थोड़ा पीछे अलग अलग पदार्थन न की वितरित पदार्थानुवृत्ति है। पदार्थानुवृत्ति। और क्या है? सादृश्य। पदार्थानुक्रम में ये इसका अर्थ निकलेगा। ये पदार्थान अधिवृत्ति का अर्थ जो है, इसका अर्थ यही है पदार्थानुक्रम में, मतलब किसी पदार्थ का अनुक्रम से, क्रम के अर्थ में, ठीक ना। यथा का क्या अर्थ हो जाए? क्रम के अर्थ में होगा। ठीक है, इसमें पहला योग्यता अर्थ लिख गया ना। यस सर। पहला लिखिए यथा योग्यता है ना, योग्यता पहला योग्यता लिखिए इसमें अनुरूपम। अनुरूपम क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। योग्यम। रूपस्य रूप के योग। योग्यम मतलब रूप के योग। ये षष्ठी का एक प्रश्न का है, बाकी के आगे से आप निकालिएगा रूप के योग, ठीक ना। इसी तरह से अनुगुणम, गुण के योग्य ना। योग्यता का मतलब योग्य है। अब दूसरा देख लीजिएगा वीपसा अर्थ में। ये यथा का ही दूसरा पार्ट है, वीपसा। वीपसा अर्थ में बेभाव समास। वीपसा का मतलब क्या होता है? वीपसा का क्या मतलब? दो बार किसी चीज को क्या हो जाएगा? जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम ना, दिनम दिनम प्रति। हाँ, देख लीजिए, जैसे लिखिए प्रतिदिनम लिख लीजिए पहले। प्रतिदिनम
प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति। तो अब देख लीजिए वीप्सा अर्थ है, यहाँ पे 2 बार आया है ना, किसी चीज को दोहराया जाए वहाँ पे वीप्सा अर्थ हो जाता है। और प्रतिदिनम के मतलब दिनम दिन अर्थ इसका निकालेंगे तब समझ में आया। प्रतिदिन यदि आदमी बोलेगा तो दिन दिन है ना, दिनम दिनम प्रति, इस तरह से अर्थ निकलेगा। तो 2 बार दिन दिन आएगा तो वीप्सा अर्थ दिखाई देगा। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति। अच्छा, जैसे हम लिखा करते तो आप भी देखा करिए गलत कहाँ हम लिखते सही। देख लीजिए यहाँ पे अनुस्वार क्यों किए हैं जान रहे हैं? क्योंकि बाद में व्यंजन है। यहाँ पे पहले स्वर था, आगे स्वर था, इस वजह से मकार लिखिए। दोनों का मतलब एक ही, अक्षम अक्षम ही है। लेकिन अनुस्वारा संधि जो पढ़ाया थे उसमें आपसे यही सब चीज़ें बताए थे। आप भी इस तरह से लिखा करिए, इस वजह से ये बता रहे हैं। जैसे प्रति जन्म, जन्म 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 प्रति। समय हो जाएगा? यस सर। खत्म करते हैं? यस सर। इसका क्या प्रत्यक्षम? चलिए देख लीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए। और ये अब बेभाव समास के 16 अर्थ जैसे समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद जो है बहुत अच्छा से सब कुछ रहेगा। जैसे नदी विशिष्ट सूत्र है, नदी विशिष्ट कल आपको बताया था कि नदीवाची पदों के आगे जो है यदि संख्यावाची पद लगेगा तो क्या हो जाएगा? बेभाव समास हो जाएगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये वाला थोड़ा सा अभी कठिन था, कठिन इसलिए था थोड़ा नीरस है, नीरस है, बाकी कठिन कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नीरस है, मतलब रस नहीं निकल रहा, बस पढ़ाओ कितने अर्थ में है। विस्तृत है सर। हाँ, तो आगे ये 10 का जो है अभी 2 बचा हुआ है, योग्यता और वीप्सा हो गया है अभी अनुक्रम में। और एक क्या है? सादृश्य है ना, ये दोनों बचे हुए हैं। इसके बाद जो है हम फिर आगे बात करेंगे इस पर बेभाव के 16 अर्थों में, जो 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें। तो आज के लिए बस इतना है। कल की कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।